चिटके हुए कप की चाय में सूखी डबल रोटी भिगोकर खाते हुए शुकिया की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। उसने अपना मुंह दीवार की तरफ घुमा लिया। रात की मार से सारा बदन दुख रहा था। जगह जगह पड़े नीले निशानों को बड़े जतन से छुपाकर काम पर आई थी शुकिया। छुट्टी करने पर मैडम लोग पैसे काट लेती हैं, इसलिए आना भी जरूरी था। अपने शुकिया नाम से उसे हमेशा शिकायत रही है। नाम शुकिया और जिंदगी भर दुख के सिवा कुछ ना मिला। बचपन में ही बाप ने आंखें मूंद ली तो अम्मा को पेट भरने के लिए चौका बर्तन का काम और बासी खाना मिलने लगा। उसे ही खाकर गली में खेलना और अम्मा के आने पर घर में घुसना रोज का नियम बन गया था। रात के अंधेरे में अक्सर अम्मा की सिसकियां कानों में पड़ जाती तो अपनी बालक बुद्धि से पूछ बैठती, अम्मा डर लग रहा है क्या, डिबरी जला दूं? पर अम्मा मना कर देती और सो जाने को कहती। रात का भात नमक और पानी में डुबोकर अम्मा सुबह काम पर निकल जाती और शुकिया वही भात खाकर फिर से गली में खेलने निकल जाती। उस दिन अम्मा को बहुत उल्टियाँ आ रही थी। रह रहकर उबकाई लेती। अम्मा काम पर चली गई और थोड़ी देर बाद ही वापस भी आ गई। बहुत रोई थी अम्मा उस दिन, पर शुकिया कुछ भी ना समझ पाई और बगल वाली खोली से रामदेई काकी को बुला लाई दौड़कर। काकी से अम्मा की अच्छी दोस्ती थी। शुकिया ने सोचा कि काकी अम्मा को चुप करा देगी, पर अम्मा काकी को देखकर और हिलक हिलक कर रोने लगी। ये देखकर शुकिया भी रोने लगी तो काकी ने शुकिया को चुप कराया और बाहर खेलने भेज दिया। थोड़ी देर बाद ही अम्मा काकी से के साथ कहीं चली गई और जब लौट कर आई तो शुकिया ने देखा अम्मा ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। शुकिया को चिंता होने लगी, अचानक अम्मा इतनी बीमार कैसे हो गई? रात को तो ठीक थी। उसी रात अम्मा ने शुकिया के साथ थोड़े बर्तन और कपड़ों की गठरी लेकर वो गांव छोड़ दिया और रेलगाड़ी पर बैठकर मामा के गांव चली आई। थोड़े दिन तक सब जैसे तैसे चलता रहा, पर एक दिन मामी ने अम्मा को बहुत खरी खोटी सुनाई और झूठा पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। बड़ी देर तक अम्मा मामा के घर के सामने पेड़ के नीचे बैठी रही, पर जब मामा भी ना आए हाल पूछने तो गांव के चौपाल में रात गुजार कर सुबह शुकिया को साथ लेकर मामा का गांव भी छोड़ दिया और शुकिया का हाथ पकड़ खेतों के बीच की पगडंडी पर पैदल ही चलती रही। हम कहाँ जा रहे हैं अम्मा? शुकिया ने धीरे से पूछा तो अम्मा रोते हुए बोली, पता नहीं बिटिया, जहाँ किस्मत ले जाए वहीं चले जाएंगे। शुकिया कुछ ना समझ सकी, पर अम्मा को रोते देखकर आगे कुछ ना पूछा और चलती रही। पगडंडियाँ खत्म होते ही सड़क आ गई और थोड़ी देर बाद ही एक बस आती दिखी तो अम्मा शुकिया को लेकर बस में बैठ गई, पर कंडक्टर के बार बार पूछने पर भी अम्मा ने बता सकी कि कहाँ जाना है। कंडक्टर भी शायद पूछ पूछ कर थक गया था, सो वो अब चुप बैठ गया। रात हो आई थी और भूख भी लग रही थी, पर खाने को कुछ ना था। तभी एक जगह बस रुक गई तो बस के धचके से अम्मा की आंखें खुल गई और वो शुकिया का हाथ पकड़कर बस से नीचे उतर आई। सामने खाने पीने की चीज़ों की दुकानें थी। अम्मा, बड़ी भूख लगी है, डरते हुए शुकिया ने कहा तो अम्मा ने आंचल में बंधे पैसे निकाल कर गिने और 2 समोसे खरीद कर शुकिया को दे दिए। तभी बस वाले ने सभी को आवाज़ लगानी शुरू कर दी थी, पर अम्मा उसकी आवाज़ सुनकर भी बस में न चढ़ी और वहीं पड़ी एक बोरी बिछाकर शुकिया को लेकर लेट गई। बस आगे चली गई। शुकिया समझ ना सकी कि अम्मा बस में क्यों नहीं चढ़ी। आज समोसा खाने से अम्मा को उल्टी नहीं हुई थी। सुबह उठकर अम्मा थोड़ी देर बैठी कुछ सोचती रही, फिर वही किनारे पड़ी एक झाड़ू उठाकर खुद ही दुकानों और ढाबों के आगे झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाकर कूड़ा एक तरफ फेंक कर आई तो एक ढाबे वाले ने अम्मा से कुछ बर्तन मांजने को बोला और पूछा, कितने पैसे लोगी? जो आपको ठीक लगे वो दे देना चाचा, कहकर अम्मा बर्तन मांजने उठने लगी। पर 2 गिलास में चाय और डबल रोटी लेकर वो फिर आए और बोले, लो चाय पी लो और इसे भी पिला दो, फिर काम करना। अम्मा खुश हो गई और वहीं बोरी पर बैठकर दोनों ने चाय और डबल रोटी खा ली। सब काम निपटाकर अम्मा फिर से पेड़ के नीचे बोरी पर आ बैठी और सुस्ताने लगी। तभी ढाबे वाले चाचा फिर आए और बोले, कुछ सब्जियां और प्याज काट दो, आज 2 लड़के छुट्टी पर हैं, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे जितना कहोगी। अम्मा ने सर उठाया और बोली, चाचा पैसे नहीं चाहिए, 2 जून का खाना और सर छुपाने की जगह मिल जाए तो मैं जीवन भर आपकी
गुलामी करूँगी। चाचा को दया आई तो बोले, बहुत दुखियारी लगती है बेटी, कहाँ से आई हो? अम्मा शुक्या की तरफ इशारा करके बोली, इसके बाप के मरने के बाद सभी ने मुझे घर से निकाल दिया है चाचा, और किस्मत मुझे आपके पास ले आई है। अपना कोई घर है मेरे पास, न खाने को कुछ है, और मैं पेट से भी हूँ। अब आप मेरे बाप की जगह हो, आपको जो ठीक लगे वही सलाह देना मुझे। चाचा ने अम्मा के सर पर हाथ रखा और ढाबे के अंदर चलने को कहा। शुक्या भी अम्मा की धोती का छोर पकड़े पकड़े अंदर चली गई। अम्मा पंखे के नीचे बैठकर सब्जियां काटने लगी और चाचा ने एक प्लेट में कुछ जलेबियां रखकर शुक्या को दे दी। धीरे धीरे अम्मा पूरा ढाबा संभालने लगी और चाचा सिर्फ पैसों का हिसाब रखने लगे। सब अम्मा को बड़ी दीदी बुलाते और बड़ी इज्जत देते थे। रात को चाचा अम्मा को छुट्टी दे देते और खुद ढाबा संभालते। अम्मा शुक्या को लेकर अपनी खोटरी में चली जाती और खाना खाकर सो जाती। चाचा ने रात को बाहर निकलने से मना कर दिया था अम्मा को, क्योंकि रात को ट्रक के ड्राइवर ही ज़्यादा होते थे आने वाले, और चाचा नहीं चाहते थे कि अम्मा उनके सामने जाए। थोड़े दिनों बाद अम्मा ज़्यादा काम ना कर पाती थी और दिन पर दिन मोटी होती जा रही थी। एक दिन अम्मा के पेट में भयानक दर्द हुआ। चाचा और ढाबा के 2 लड़के अम्मा को अस्पताल ले गए। शुक्या भी रोती हुई साथ गई। फिर किसी ने शुक्या को बताया कि अम्मा ने मेरे मरे हुए भाई को जन्म दिया था। अम्मा अस्पताल से वापस ढाबे पर आ गई और अपना काम संभालने लगी। अब जैसे उनके दिल से कोई भारी बोझ उतर गया था और अब वो अपना सारा ध्यान काम पर लगाने लगी। पास के गांव में पढ़ने जाने लगी शुक्या, और इसी तरह वो 14वें साल में लग गई। अब शुक्या ढाबे के पैसों का हिसाब भी देखने लगी थी। तभी चाचा ने एक नए लड़के को काम पर रखा। वो थोड़ा पढ़ा लिखा भी था और किसी अच्छे घर में नौकरी भी करता था। देखने सुनने में बिल्कुल फिल्मी हीरो जैसा था और अंग्रेजी के कुछ शब्द भी बोल लेता था। सो चाचा ने उसे खाने का ऑर्डर लेने का काम पर लगा दिया। वो खाने का ऑर्डर लेता और बिल के पैसे लेकर शुक्या के पास पर्ची के साथ जमा करवाता। शुक्या पर्ची देखकर पैसे का हिसाब देखती। सभी भुवन को बहुत पसंद करने लगे थे और शुक्या भी कब उसके आकर्षण में बनती चली गई उसे खुद भी पता ना चला। भुवन भी शुक्या की आंखों की भाषा से बहुत दिन अनजान न रह सका। उसे भी 2 चोटियां बांधकर और सलीके से दुपट्टा ओढ़कर कैश काउंटर पर बैठने वाली शुक्या किसी नामी गिरामी फिल्मी हीरोइन से कम ना लगती। शुक्या को लगता कि भुवन उसे सच्चा प्यार करता है। उन दोनों की गतिविधियां अम्मा और चाचा की अनभई निगाहों से भी बहुत दिन तक छुपी न रह सकी। फलस्वरूप दोनों पर सख्ती करने शुरू कर दी गई। शुक्या अब कैश काउंटर पर नहीं बैठती और उदास भुवन अब दर्द भरे गीत गाने लगे थे। ढाबे का कम इतना बढ़ चुका था कि ढाबे के लिए उसके खर्च संभालना मुश्किल होने लगा था, क्योंकि अब ढाबे पर पहले की तरह खाना खाने और गाना सुनने वालों की भीड़ ना लगती थी। इस मंदी के कारण चाचा और अम्मा दोनों ही समझ रहे थे, पर दोनों के सिद्धांतों ने दोनों को ही जकड़ रखा था। अम्मा भर पेट रोटी, बाप जैसा प्यार और सर छुपाने की आसरा देने वाले पिता तुल चाचा का बहुत सम्मान करती थी और घाटा होते ना देख पा रही थी। उधर चाचा अपनी सगी नातिन की जैसी प्यारी शुक्या पर अभिभावक की पक्की नज़र रखते थे और उसे अपनी इज्जत समझते थे। सो नफ़े नुकसान को दरकिनार करके अपनी इज्जत बचाना ज़्यादा अहमियत रखता था उनके लिए। इस लव स्टोरी ने बहुत नुकसान पहुंचाया था। अम्मा ने शुक्या को बहुत समझाया, चाचा की दरिया दिली और उपकारों का वास्ता दिया, पर भुवन के प्यार में अंधी हो चुकी शुक्या पर कोई असर न हो सका। उधर भुवन को लगता कि वो एक बहुत अच्छा सिंगर है और बहुत स्मार्ट भी है। उसको मुंबई जाकर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। उसके मन में शुरू से ही पाप था, सो उसने शुक्या का इस्तेमाल सीढ़ी बनाने के लिए किया और एक दिन चाचा की सारी जमा पूंजी लेकर शुक्या भुवन के साथ भाग गई। सुबह दोनों को ही नदारद देखकर अम्मा और चाचा दोनों का माथा ठनका। चाचा की जमा पूंजी भी गायब थी, सो दोनों समझ गए कि चिड़िया उड़ चुकी है और अब हाथ मलने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। सो दोनों चुप होकर बैठ गए। उधर भुवन ने शुक्या से मंदिर में शादी कर ली और अपनी किस्मत आजमाने फिल्म इंडस्ट्री के चक्कर लगाने लगा, पर कोई सफलता नहीं मिला। पैसे खत्म होते जा रहे थे और काम कोई बनना रहा था। सो अब वो शुक्या का इस्तेमाल करने लगा
और सुखिया को सजा धजा कर अक्सर फिल्म सिटी ले जाने लगा। जल्द ही सुखिया लोगों की नज़र में आने लगी। एक दिन वो एक बहुत घिनौनी फरमाइश लेकर सुखिया के पास आया और एक बड़े फिल्मी दलाल से मिलने के लिए कहने लगा। उसने कहा, सुखो, तुम अगर उससे मिल लोगी तो वो मुझे फिल्म इंडस्ट्री में घुसा देगा। सुखिया को भुवन की बात सुनकर धक्का सा लगा। उसका पति अपनी मंजिल पालने के लिए उसे किसी और के साथ बांटने को तैयार था। सुखिया ने भुवन का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो भुवन गुस्से से पागल हो गया और उस दिन उसने सुखिया को बहुत मारा। अब मुंबई ही क्या, पूरे देश में कोई सुखिया का अपना ना था और जो अपने थे उन्हें उसने खुद ही छल कर पराया कर दिया था। अब कौन सा मुंह लेकर वो उनके पास जाती। सुखिया भुवन का असली चेहरा पहचान चुकी थी और अब वो उससे इतनी घृणा करती थी कि उसके साथ एक पल भी ना रहना चाहती थी। भुवन सुखिया की पिटाई करने के बाद कहीं चला गया था। सुखिया ने भुवन के पास से भाग जाने का फैसला किया, पर भुवन बाहर से ताला लगा कर गया था, सो भाग भी ना सकी। रात के 2 बजे के करीब भुवन आया, पर सुखिया सोने का बहाना बनाकर लेटी रही। भुवन अपने जूतों समेत पैरों से उसे ठोकर मारते हुए बोला, उठ, खाना निकाल कर दे, पर खाना बना ही ना था। सुखिया ने बताया, घर में खाना बनाने को कुछ था ही नहीं, सो उसने खाना नहीं बनाया। ये सुनकर भुवन फिर लात घूंसों से सुखिया की पिटाई करते हुए, साली 2 टके की औरत, अपना सिद्धांत समझा रही है, घर में खाने को कुछ नहीं है और इज्जत जाने का सबक पढ़ा रही है, अनपढ़ गवार, तुझे तो कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। अब धीरे धीरे ये मार पीट रोज का सिलसिला बन गया। हार कर सुखिया ने मंजूरी दे दी, पर अंदर ही अंदर वो भाग जाने का ही प्लान बना रही थी। काश सिर्फ एक बार वो यहाँ से बाहर निकल पाती तो दोबारा कभी भुवन का मुंह तक ना देखेगी। बहुत सोच विचार करके उसने भुवन का प्रस्ताव मान लिया। भुवन ने उसे तैयार होने को बोला और एक छोटी सी मॉडल ड्रेस पहनने को दी। सुखिया चुपचाप बिना किसी प्रतिकार के उसकी बात मानती रही। भुवन खुद एक टैक्सी में सुखिया को लेकर एक बड़े से बंगले में आ गया और दरवान से बोला, मैडम को साहब के पास पहुंचा देना। इतना कहकर वो खुद चला गया। उसके जाते ही सुखिया को साहब के पास पहुंचा दिया गया। साहब ने सुखिया को ऊपर से तक प्रशंसा भरी नज़रों से देखा और सुखिया के गालों पर हाथ फेरते हुए बोले, उस अलमारी में लेडीज़ कपड़े हैं, उनमें से कुछ पहन लो, मैं बात लेकर आता हूँ। और हाँ, मुझे तुम्हारे नाम से कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मुझे अपना नाम बताकर मेरा टाइम खराब मत करना। सुखिया को बहुत क्रोध आया। उसने कपड़े भी नहीं बदले, बस चुपचाप बैठी रही और सोचती रही कि अगर अम्मा और चाचा की बात मानकर भुवन से किनारा कर लेती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। मन ही मन भुवन को कोसती हुई सुखिया उसे बद्दुआ देती रही। अचानक साहब बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले और सुखिया को देखकर बोले, तुमने नहीं बदली अभी तक? मुझे वक्त बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्होंने 2 गिलास में शराब उड़ेली और सोडा डालकर एक गिलास सुखिया की तरफ बढ़ाते हुए बोली, चीयर्स फॉर योर किलर ब्यूटी। और एक ही सांस में उन्होंने अपना गिलास खाली कर दिया। सुखिया ने अपना हाथ का गिलास पास में रखे स्टूल पर रख दिया और चुपचाप बैठी रही। साहब ने गिलास वैसे ही रखा हुआ देखकर सुखिया से कहा, तुमने अपना ड्रिंक खत्म नहीं किया? सुखिया ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, मैं शराब नहीं पीती। तुम कपड़े नहीं चेंज करोगी, शराब नहीं पियोगी, तो फिर क्या करने आई हो यहाँ? मैंने उस साले दल्ले भुवन को पूरे 10,000 रुपये तुम्हारी ना सुनने के लिए नहीं दिए हैं। और अब तुम मेरा मूड खराब मत करो, चुपचाप अपना गिलास खाली करो और हाँ, मेरे पास आकर बैठो। गुस्से और अपमान की वजह से सुखिया का खून उबलने लगा था, पर वो चुप रही। साहब ने अपने दरबान को छुट्टी दे दी। ये वही दरबान था जो सुखिया को लेकर अंदर छोड़ने आया था। उसके बाद उन्होंने 3 पैग और पिया और सुखिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने लगे। सुखिया दर्द से बिलबिलाती हुई अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही, पर छुड़ा ना सकी। उसकी छटपटाहट को देखकर साहब ने एक जोरदार थप्पड़ लगाया और बोले, इतने पैसे मैंने तुम्हारा नाटक देखने के लिए नहीं दिए हैं, इसलिए चुपचाप मेरी बात मानकर वो करो जो बोला है मैंने। अपनी ड्रिंक करो और यहाँ मेरे पास आकर बैठो। अचानक बला की फुर्ती दिखाते हुए सुखिया ने मेज पर पड़ी शराब की बोतल उठा ली और उसे मेज पर पटक कर तोड़ दिया। साहब ने घबराकर सुखिया का हाथ छोड़ दिया
और पीछे हटते हुए जोर से चीखे, ये क्या कर रही हो तुम? पर सुखिया आधी टूटी हुई बोतल लेकर आगे बढ़ती रही और बोली, हाथ पकड़ेगा मेरा, शराब पिलाएगा मुझे? अब पकड़ मेरा हाथ, पिला शराब मुझे। बड़ा घमंड है तुझे अपने पैसे पर, पैसे के बूते पर किसी की इज्जत खरीदेगा? हर औरत बिकाऊ दिखती है ना तुझे? सुखिया के सर पर जैसे खून सवार था। उसकी आंखें लाल हो उठी थी, बदन कांप रहा था और वो चंडी का रूप नजर आ रही थी। पीछे हटते हुए अचानक साहब का हाथ साइड में रखे टेलीफोन से टकराया और उन्होंने झटके से रिसीवर उठाकर 100 नंबर डायल कर दिया। जब तक सुखिया कुछ समझ पाती तब तक उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। सुखिया साहब के पास पहुंच चुकी थी। उसने फ़ोन का रिसीवर उनके हाथ से छीन लिया और चीख कर बोली, अच्छा हुआ तूने खुद ही पुलिस बुलाकर मेरा काम आसान कर दिया। अब मैं तुझे मारकर खुद को फांसी पर लटका लूँगी। अब तेरे कोई दरिंदा मजबूर औरत की इज्जत का सौदा करने से पहले 100 बार सोचेगा। अचानक कुछ दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। साहब को हौसला मिला कि शायद पुलिस पहुंच चुकी है, पर तभी सुखिया ने टूटी हुई बोतल पूरी सख्ती से अपने पेट में घुसा ली। खून का फव्वारा उसके पेट से निकलने लगा और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। हड़बड़ाकर साहब ने वो टूटी हुई बोतल पकड़कर बाहर खींचनी चाहिए, पर बोतल शायद बहुत गहरे तक पेट में धंस चुकी थी। और यही वो पल था जब पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसी। साहब के हाथ में बोतल देखकर पुलिस ने तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया और सुखिया को अस्पताल भेज दिया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने ऑपरेशन करके सुखिया के पेट से कांच के टुकड़े निकाले। सुखिया बेहोश थी और साहब पुलिस के लॉकअप में थे। तीसरे दिन सुखिया को होश आया तो पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया। सुखिया ने पूरी कहानी अपने बयान में दर्ज करवा दी और भुवन को इस सब के लिए दोषी ठहराया। पुलिस ने भुवन को खोज निकाला और दोनों पर मुकदमा चलाया गया। दोनों को कठोर कारावास की सजा मिली और सुखिया को ठीक हो जाने पर अस्पताल से छुट्टी मिल गई। ये पूरी स्टोरी अखबार की सुर्खियों में भी आ गई थी और लोग अखबार में छवि सुर्खियों की तस्वीर से उसे पहचानने भी लगे थे। तो सुखिया को पेट भरने के लिए कोई काम भी नहीं मिला। एक दिन फिर वो सड़क पर बस का इंतजार करते हुए खड़ी हो गई, किसी नए ठिकाने की तलाश में। थोड़ी देर बाद वो एक बस में थी और उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है। एक बार फिर बचपन वाली कहानी दोहराई जा रही थी उसकी ज़िंदगी में। बस फिर एक बार किसी ढाबे पर रुकी। सुखिया बस से उतरी, पर इस बार वो रुकी नहीं। एक ढलान वाली पगडंडी पर चलती गई और एक गांव में जा पहुंची। उसे भूख लग रही थी पर कुछ पास में न था, सो एक कुएं पर जाकर उसने भर पेट पानी पिया और हाथ मुंह धोया। थोड़ी देर वहीं बैठकर सोच विचार रही थी, फिर उठकर काम ढूंढने निकल गई। कोशिशों के बाद उसे ईंट ढोने का काम मिल भी गया, पर ये काम वो कमजोरी के कारण ना कर सकी। उसने बर्तन और झाड़ू पोछे का काम करने का विचार किया और ये काम उसे मिल भी गया। अब उसकी ज़िंदगी की गाड़ी कुछ पटरी पर आती दिखी, पर रहने की समस्या अभी भी मुँह खोले खड़ी थी। उसने गांव के सरपंच से हाथ जोड़कर रहने का ठिकाना मांगा। सरपंच ने एक खोली में उसे रहने की इजाज़त दे दी। अब उसे कोई परेशानी ना थी। वो दिन भर काम करती और रात को खा पी कर सो जाती। पर कुछ लोगों का दुर्भाग्य कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ता। एक दिन रात के अंधेरे में सरपंच का लड़का खोली का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस आया। उसे देखकर सुखिया ने शोर मचा दिया और आसपास की खोली वाले जमा हो गए। सरपंच भी आ गए तो सुखिया ने सरपंच से उनके लड़के की शिकायत की, पर मल्लूम की आवाज़ कौन सुनता है। सुखिया को ही चरित्रहीन कहकर सरपंच के आदमियों ने सुखिया की बहुत पिटाई की और अधमरी हालात में उसे गांव छोड़कर चली जाने को कहकर वापस चले गए। अगले दिन वो काम पर ना जा सकी, पर यह बात जंगल की आग की तरह सारे गांव में फैल गई। आज वो बड़ी हिम्मत जुटाकर दर्द से कहराती हुई, लंगड़ाती हुई काम पर आई तो मैडम ने दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर बुलाया। एक चिटके हुए कप में चाय और डबल रोटी देकर खाने को बोला और सुखिया अभी तक यही सब सोचती हुई धीरे धीरे चाय पीती रही। अचानक मैडम उसके पास आकर बोली, सुखिया मैंने दूसरी काम वाली रख ली है और ये पैसे ले लो। ये पूरे महीने के पैसे हैं। मेरी मानो तो तुम कहीं और चली जाओ, क्योंकि इस गांव में सरपंच जी के डर से अब कोई तुम्हें काम पर न रखेगा। सुखिया की आंखें भर आई। उसने बिना कुछ बोले मैडम के हाथ से पैसे ले लिए और एक बार फिर वो सड़क पर खड़ी थी, किसी बस की
इंतजार में। एक बार फिर वो निकल चुकी थी किसी नए ठिकाने की तलाश में। थोड़ी देर बाद शुकिया फिर बस में बैठी थी, पर उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है उसे। बस चल पड़ी थी और साथ ही शुकिया भी चल पड़ी थी एक अनजान गंतव्य की ओर। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।